नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और अब वक्त हो गया है इंडिया डेली के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट का, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर्स हर खबर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई टल गई है। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही बीजेपी नेता राजीव बब्बर के वकील ने कहा कि हमने इस मामले में कैविएट लगाया है, फिर भी रजिस्ट्री से इसकी सूचना हमें नहीं दी गई। वकील ने कहा कि हमारी कैविएट के बावजूद रजिस्ट्री ने केजरीवाल और आतिशी की याचिका के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी और न ही याचिका की कॉपी मिली। हमें तो कहीं और से सूचना मिली तो हम कोर्ट आ पाए हैं, लिहाजा हमें जवाब देने को समय चाहिए। और ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल के बाद हमारी पार्टी के राम और लक्ष्मण अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों एक साथ इस सदन में बैठे हुए हैं। तो इस बात की सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बहुत खुशी है। दरअसल अग्रवाल समाज के वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट से काटने वाले केजरीवाल और आतिशी के बयान पर राजीव बब्बर ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में केजरीवाल और आतिशी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया गया था और ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था। केजरीवाल और आतिशी को निचली अदालत ने समन जारी कर 3 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनावी बिसात अभी ठीक से बिछी भी नहीं है कि बयानों की बारिश ने यूपी की सियासत को तरबतर कर दिया है। बयानों के जद में कभी साधु आते हैं तो कभी संत तो कभी मठ के मठाधीश। आपको बता दें, ताजा बयान गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी का आया है। अफजल अंसारी ने सरकार से मांग की है कि गांजा को कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए। जहां ये अपने आप में ही एक हैरान करने वाली मांग है, वहीं कानूनी मान्यता देने के पीछे अंसारी का दिलचस्प तर्क है, जिसमें वो कहते हैं कि साधु संत इसका इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसे वैध करार दे देना चाहिए। इसके लिए वो कुंभ का हवाला भी देते हैं। माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारे संगम में दिखाते। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा को तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ अभी कुंभ लगने जा रहा ना। एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। सोचिए, एक सांसद जो संविधान की शपथ लेता है, अपने दायित्वों के निर्वहन की कसम खाता है, उसका साधु संतों और गांजे पर ये विचार क्या समाज को जोड़ने वाला है? क्या दूसरे धर्म के सम्मान की बात करने वाला है? अफजाल अंसारी का गांजा और साधु संत और कुंभ मठों पर टिप्पणी को लेकर हिंदू महासभा ने भी नाराजगी जताई है। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को वैध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मठों में लोग साधु संत गांजा पीते हैं। भाई, तो मस्जिदों में मदरसों में
और अनेक जो गलत कार्य हो रहे हैं मदरसों से, जिस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन। कभी 47 मिलता है, कभी बम बारूद मिलते हैं, कभी अनेक कुकर्म होते हैं, तो क्या उसको भी वैध कर दिया जाए? इस तरह की बयान एक अफजाल अंसारी जी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए था और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। एक फैशन सी हो गई है हमेशा हिंदू सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना, मंदिर मठों के खिलाफ टिप्पणी करना, कुंभ तक पे आपने टिप्पणी कर दिया। जैसे आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो गांजे के धर्म साधु संत से क्या ताल्लुक? किसी की व्यक्तिगत पसंद या नशे की लत को किसी धर्म समुदाय से जोड़ने का हक अफजाल अंसारी को किसने दिया? यही वो सवाल है जो बीजेपी नेता पूछ रहे हैं। एक सांसद का समाज के किसी धर्म को लेकर ये विचार न सिर्फ एक भ्रामक विचार की शक्ल में थोपने का प्रयास है, बल्कि उसे कमतर बनाने की कोशिश। तभी तो राज्य सरकार की मंत्री से उन्हें इस पर करारा जवाब मिल रहा है। साधु संत किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है जो नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है और उस भगवान का ही स्मरण करते हैं। वो किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो साधु संतों से कैसे आप उनकी तुलना कर सकते हैं? जो लोग पूरा फायदा दूसरे धर्म का और दूसरे नामों का ले रहे हैं, धार्मिक नामों का, उनकी तुलना आप साधु संतों से कर सकते हैं? साधु संत तो एक न्यायकारी होते हैं। साधु संत सबके कामना करने वाले होते हैं। साधु संतों के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है। वो सर्वहितकारी होते हैं, भगवान के चिंतन में हमेशा रहते हैं। वैसे अफजाल को ये हौसला अखिलेश यादव से मिला है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनावों की सियासी बिसात बिछाई जा रही है, इससे तो यही लगता है। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर हमला करने के लिए अक्सर साधु संत और महंत का जिक्र करते रहते हैं। जम्मू के रियासी इलाके में हुए आतंकवादी हमले के मामले में एनआईए ने शुक्रवार को रियासी और राजौरी जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापे शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले मामले की जांच के तहत हुए। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 7 ठिकानों पर छापे मारे हैं, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को कई अहम दस्तावेज मिले हैं जो पुलिस को आगे की कार्रवाई में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 9 जून को आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर गोलीबारी की थी, जिसमें 7 तीर्थ यात्रियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी और 41 लोग घायल हो गए थे। बस शिवखोड़ी मंदिर से जा रही थी, लेकिन गोलाबारी के बाद रियासी के पौनी क्षेत्र में त्रियात्र गांव के पास गहरी खाई में गिर गई थी। इस संबंध में 17 जून को गृह मंत्रालय ने आतंकी हमले का मामला एनआईए को सौंप दिया था। अब तक इस मामले के सिलसिले में राजौरी के एक व्यक्ति हाकिम खान को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कथित तौर पर हमले से पहले आतंकवादियों को क्षेत्र में टोह लेने में मदद की थी और उन्हें खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। इससे पहले 30 जून को एनआईए ने राजौरी में हाइब्रिड आतंकी और उनके सहयोगियों के साथ जुड़े मामलों में 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब 7 ठिकानों पर छापेमारी, घाटी में आतंकवाद का सफाया करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को इससे काफी मदद मिलेगी। बिहार में जीतन राम मांझी और लालू परिवार के बीच में जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव और तेजस्वी के दादा परदादाओं को लेकर के, उनके अस्तित्व को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में जाति के नाम पर लालू और जीतन राम मांझी के बीच में घमासान मचा हुआ है। कोई किसी को गरेरी कह रहा है तो कोई किसी को शर्मा कह रहा है। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर लालू तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं अपने दादा परदादा का नाम बता दूंगा, लेकिन लालू तेजस्वी नहीं बता पाएंगे। जिनकी जाति ज्यादा गड़बड़ होती है वही जाति की बात करता है। जाति जिनकी गड़बड़ होती है वही जाति की बात करते हैं। यही तो गलत फैलाए हैं। वो हमको शर्मा कहते हैं तो हम शर्मा हैं। हम अपने बाबूजी का नाम बता सकते हैं, अपने बाबा का नाम बता सकते हैं, अपने परबाबा का नाम बता सकते हैं। वो जरी बतावें तो अपना परबाबा और बाबा का नाम हो। वहीं स्मार्ट मीटर के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। अब उसके चेंज के लिए एक अभियान चला है।
मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि खासकर नीतीश कुमार और बिजली मंत्री से कि स्मार्ट मीटर में बहुत गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियों को दूर करके लोगों को निश्चित तौर पर राहत दे। हाँ, बहुत गलत उसमें हुआ है और उसके चेंज के लिए एक अभियान चला है। मैं भी सरकार से मांग करता हूँ, नीतीश कुमार जी से और बिजली मंत्री से, कि स्मार्ट जो मीटर है उसमें बहुत गड़बड़ियाँ हैं, गड़बड़ियाँ को दूर करके लोगों को निश्चित रूप में त्राण दिलावें। बिहार में सियासी घमासान आसमान पर है। ऐसे में क्या पक्ष क्या विपक्ष जुबानी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में शुरू हुई जाति की जंग में एक बार फिर से जीतन राम मांझी का ये बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूपी के रामपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां रशीद ने खुद को रवि बताकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे शादी रचा ली। बाद में उसको लेकर वो बेंगलुरु गया, लाखों रुपए ऐंठे और फिर 5 महीने का गर्भ होने पर उसे छोड़कर फरार हो गया। वर्षा कर्नाटक के बेंगलुरु में सैलून चलाती हैं। इस दौरान उसकी सोशल मीडिया पर यूपी के रामपुर के रहने वाले रशीद से दोस्ती हो गई। दोनों की सोशल मीडिया के जरिए नजदीकियां बढ़ने लगी। इस दौरान रशीद खुद को वर्षा के सामने रवि बनकर आता रहा। इसके बाद में उसने वर्षा को मिलने के लिए रामपुर भी बुलाया। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकात प्रेम प्रसंग में बदल गई। इसके बाद रशीद ने वर्षा की मुलाकात अपने माता पिता से करवाई। वर्षा रशीद के माता पिता से मिलकर वापस बेंगलुरु लौट गई। कुछ समय बाद रामपुर के एक मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद रशीद भी वर्षा के साथ बेंगलुरु चला गया। शादी के कुछ समय बाद वर्षा को पता चला कि उसके पति का नाम रवि नहीं बल्कि रशीद है, तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। इसके बाद जब उसने ये बात रशीद को बताई तो वो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और बाद में वर्षा से 15 लाख रुपए ले लिए और बेंगलुरु से फरार हो गया। रसीद है, अभी पता चल रहा है सर, मुझे ज़्यादा नहीं 6-7 महीना पहले पता चला कि रसीद है। तो फिर भी मैं सर एक्सेप्ट करने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, एक लड़की शादी हो गया, ये हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, तो फिर भी मैंने वो कर गया। तो फिर उसके बाद मेरे से पैसा भी ले लिया सर, कम से कम 13-14 लाख तो ले लिया है सर। मतलब घर का रेंट से लेके उससे मुझे गाड़ी, फ़ोन और इसका बिजनेस के लिए और इसका बहन का शादी, पता नहीं क्या क्या बोल के मुझसे बहुत पैसा लिया है सर। वर्षा भी कुछ दिनों बाद रशीद को तलाशती हुई रामपुर पहुंची, जहां रशीद के परिजनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पीड़िता ने हिंदू संगठनों से मदद मांगी। हिंदू संगठनों ने मामले की शिकायत एसपी से की। विश्व हिंदू परिषद के नेता अनिल वशिष्ठ और बजरंग दल के नेताओं के साथ मिलकर युक्ति को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भिजवाने की मांग की। हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी की बहनें बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान है इस बात से। घटनाओं पे घटनाएं रामपुर जनपद में होती जा रही हैं। हम उनसे केवल यही अनुरोध करेंगे कि जो घटनाएं हो रही हैं, इस घटनाओं को तुरंत अपने प्रशासनिक अधिकारियों को एक आदेश करें कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। हो सके तो अपने मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, जो बेचारी दुखी हैं, कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दें और ऐसा करें रामपुर जनपद में इतिहास बना दें। यानी लव जिहाद के मामले में एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस बार रामपुर के रशीद ने बेंगलुरु की वर्षा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ शादी की और फिर उसे बेंगलुरु ले जाकर उससे 15 लाख रुपए ऐंठ कर फरार हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं बढ़ती संख्या अब चिंता का विषय बना है। दरअसल टेरिटरी की लड़ाई में बाघ एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इसमें बाघों की जान भी जा रही है। वहीं यही जो वजह है वो अब प्रशासन और वन विभाग के लिए एक चुनौती बना हुआ है। रणथंभौर नेशनल पार्क में वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 73 बाघ बाघिन हैं। पार्क कोर और बफर 2 भागों में विभाजित है। हालांकि अधिकतर कोर एरिया में ही टाइगर का मूवमेंट बताया जाता है, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या के चलते वो बफर जोन की ओर भी निकल रहे हैं और अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि आपसी लड़ाई में जनवरी से अब तक आधा दर्जन बाघों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट अपने आप को तंदुरुस्त करे, ठीक से इस पे कार्रवाई करे। और दूसरी बात है कि बाघ जो है वो संख्या जो बढ़ रही है, वो घटनाएं कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। जो हाल ही में
23/12 की जो मौत हुई है वो कोई चिंता की विषय नहीं है। जो विषय था वो था जहर देकर के जो मारे गए बाघों की संख्या। हालांकि वन्य जीव विशेषज्ञ टेरिटोरियल फाइट्स को प्राकृतिक मानते हैं, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों का भी कहना है कि रणथंभौर नेशनल पार्क के साथ ही अन्य वन संपदा को भी जब तक संरक्षित नहीं किया जा सकेगा तब तक बाघों को पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं रखा जा सकेगा। संख्या बढ़ रही है तो ये एक अपने आप में चुनौती है। तो उसके लिए ये है कि भाई जो अपना करौली वाला रीजन है या इधर से कुछ जो रामगढ़ बिजदारी वाले हैं, ये कॉरिडोर डेवलपमेंट पे सरकार का काम है, उन्होंने बजट अनाउंसमेंट भी किया है। तो ये अपना रणथंभौर एक सोर्स के रूप में काम करेगा और यहाँ से नेचुरल बाकी बजाय पकड़ के अपन छोड़े नेचुरली उन रस्तों का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे तो आबादी पूरे ही ईस्टर्न राजस्थान में उनकी बढ़ती रहेगी और रणथंभौर हमेशा की तरह सोर्स का काम करता रहेगा। जनवरी से अब तक लगभग आधा दर्जन बाघों ने अपनी जानें गंवा दी है। टेरिटरी की लड़ाई में लगातार मौतें हो रही है, तो वहीं अब प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना होगा, वरना आने वाले दिनों में सवाई माधोपुर रणथंभौर पार्क में बाघों की संख्या और कम हो सकती है। पश्चिम बंगाल में बिहार से गए हुए छात्रों के साथ में मारपीट के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। जिन लोगों ने मारपीट की थी वो लोग अपने आप को पुलिस का बता रहे थे। फिलहाल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और जो आरोपी थे जिन्होंने छात्रों के साथ में मारपीट की थी उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इससे बंगाल से लेकर बिहार तक बवाल मच गया है। ये वीडियो एसएससी की परीक्षा देने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आए 2 छात्रों की कथित पिटाई का है। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या ममता सरकार आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेगी या फिर महज दिखावे की कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस ने बंगाल पुलिस से सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई वाला वायरल वीडियो भेजते हुए इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी है। जिस संगठन पर पिटाई का आरोप है बंगला पखो नाम का कट्टरपंथी संगठन है। जानकारी के अनुसार इस संगठन के द्वारा पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे गए साइन बोर्ड को मिटाने का अभियान चलाया जा चुका है। बिहार सरकार ने ममता सरकार से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि स्थानीय प्रशासन और होटल मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई हो। बिहार के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रतिक्रिया देने में वहां के मुख्यमंत्री का पूरा समय उन्होंने जाया किया। तो सिल्लीगुड़ी के अंदर घटना हुई, सोशल मीडिया में आया, हमारी सरकार तुरंत संज्ञान में ली। और भाई क्यों नहीं जाएगा सिल्लीगुड़ी? क्या गुनाह है? बंगाल के बच्चे बिहार में पढ़ते हैं, कहाँ कोई गुनाह बिहार के लोग करते हैं। ये लालू प्रसाद जी, आप इंडी गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। आपका आमद रफ्त ममता दीदी से बहुत होता है। संविधान खतरे में है, दोनों बोलते थे। तो अब तक तो गुनाहगार केवल एक गिरफ्तार हुआ है। हमारा सवाल आपसे है लालू जी, नहीं तो आपको हम गुनाहगार मानेंगे। अब तक वहां का स्थानीय प्रशासन पर क्या कार्रवाई हुई? बंगाल में बिहार के छात्रों की हुई पिटाई के बाद अब पटना में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए, बड़ी संख्या में पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर युवा छात्र इकट्ठे हुए हैं और इनके अंदर इस पूरी घटना को लेकर गुस्सा है। अब देखिए, बड़ी संख्या में तमाम जो छात्र हैं वो इकट्ठे हुए हैं। क्या मांग तुम लोग की? ममता सरकार ने ये बहुत गलत किया है। यहाँ से छात्र जो परीक्षा देने जाते हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, रूम में बंद करके मारा जा रहा है। क्या बंगाल से आने वाले छात्र को बिहारी कभी मारे हैं?